जय दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए कि सर आप साइंस पे भी वीडियो बना के डालिए। और ऐसे भी मैंने बहुत पहले वीडियो डाला हुआ है, जैसे उपधातु, अक्रिय गैस, हाइड्रोजन तत्व के बहुत सारे ट्रिक मैंने अपलोड किए हुए हैं। लेकिन फिर भी अभी मुझे पता है कि आपका अभी आने वाला रेलवे डी ग्रुप एग्जाम है जिसमें साइंस से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, इसलिए मैंने आज का जो वीडियो है आप लोग के फरमाइश पे साइंस में बनाया है। और जो मैंने आज चैप्टर उठाया है वो है फिजिक्स से, और फिजिक्स में तरंग। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं तरंग से हमारे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा हुआ है तरंग। सबसे पहली बात कि आखिर तरंग है क्या। तो दोस्तों, तरंग एक विक्षोभ होता है जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है। दूसरा क्वेश्चन है कि तरंग कितने प्रकार के होते हैं। मैंने यहाँ पे दिया हुआ है पहला यांत्रिक तरंग, दूसरा लिखा हुआ है यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग में अंतर क्या है। तो यहाँ सबसे बड़ा अंतर क्या है कि यांत्रिक तरंग में जो कण गमन करता है उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम का मतलब हो गया आपका ठोस, द्रव और गैस। यांत्रिक तरंग में क्या है, कण के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग। लेकिन पहले हम लोग यहाँ देखते हैं। यांत्रिक तरंग भी दो प्रकार के होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ और एक को हम लोग बोलते हैं अनुदैर्ध्य। तो पहले अनुप्रस्थ को देखते हैं। जैसे देखिए, माध्यम में जो कण होता है उसका गमन जो है वो तरंग गति के लंबवत कंपन करता है। तो फिर यहाँ पे हिट पॉइंट क्या है, कैसे गमन कर रहा है, तो लंबवत गमन करता है। जैसे मैंने यहाँ फिगर बनाया हुआ है, ऐसे ये तरंग गति है और ये कैसे कर रहा है, ऐसे लंबवत कंपन करते हुए आगे बढ़ रहा है, उसे हम लोग कहेंगे अनुप्रस्थ तरंग। तो अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहेंगे, तो जब कण का गमन तरंग गति के आगे, जैसे ये आगे जा रहा है, आगे पीछे कंपन करे, उससे हम लोग क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य तरंग। फिर देखते हैं अनुप्रस्थ में दूसरा नोट क्या है, यह श्रृंग और गर्त बनाता है। ठीक, अब मैंने यहाँ फिगर जो बनाया हुआ है, जो ऊपर में देख रहे हैं ये वाला हो गया आपका श्रृंग, और जो नीचे देख रहे हैं ये हो जाएगा आपका गर्त। यहाँ देखते हैं अनुदैर्ध्य में यह संपीड़न, ठीक, और विरलन बनाता है। यानी ये वाला जो जहाँ पे हम लोग श्रृंग देख रहे थे ये हो जाएगा आपका संपीड़न, और नीचे वाला देख रहे हैं वो हो जाएगा क्या, विरलन। फिर देखते हैं अनुप्रस्थ में तीसरा नोट क्या है, यह ठोस और द्रव माध्यम में उत्पन्न होता है। ऐसे दोस्तों, ये सिर्फ केवल ठोस में ही गमन करता है, और जो द्रव होता है द्रव के सतह पे ही ये विक्षोभ के रूप में गमन करता है, यानी उत्पन्न हो सकता है। द्रव के अंदर अनुप्रस्थ तरंग भी नहीं चलता है। उसके बाद देखते हैं अनुदैर्ध्य में, यह तीनों माध्यम में उत्पन्न होता है। ठीक, यह तीनों माध्यम में उत्पन्न होता है, इसका मतलब ठोस, गैस और द्रव तीनों माध्यम में चलता है। यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया हुआ है, इसको ज़रा देखते हैं। ये एक आपको एक लाइन दे दिया गया है ऊपर और नीचे, यानी आप जैसा हम कह सकते हैं, एक हो गया श्रृंग और नीचे हो गया गर्त। मैंने ABCDE दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे मैंने छोटा वाला A वाला अंकित किया हुआ है। छोटा A का मतलब हो गया आयाम। तो भाई आयाम किसे कहेंगे, तो उसे कहेंगे जब कण जो गमन कर रहा है और कितना विस्थापित हो रहा है, यानी सबसे अधिक जो विस्थापित हो रहा है, इसकी बीच की दूरी, विस्थापन की बीच की दूरी को हम लोग A से डोनेट करते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं आयाम। ठीक, जितना अधिक विस्थापित करता है और विस्थापित किया हुआ दूरी को आयाम कहा जाता है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए एक श्रृंग हो गया, ये आपका दूसरा श्रृंग हो गया। इस दो श्रृंग के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तरंगदैर्ध्य, या हम कह सकते हैं दो गर्त की बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, तरंगदैर्ध्य। उसके बाद कहा जाता है कि भाई कंपन करने में आपको समय लगेगा। ठीक, कंपन करने में जितना समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, आवर्त काल। एक क्वेश्चन और भी आता है, आवृत्ति। आवृत्ति किसे कहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे कंपन, एक कंपन करने में जितना समय लगा, यानी समय को किया गया तो आवर्त काल हो गया। और आवृत्ति में क्या हो जाएगा कि एक सेकंड में जितना कंपन करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, आवृत्ति। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। पहले ही क्वेश्चन आ गया है, गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी ठोस, गैस, द्रव किसी की भी आवश्यकता नहीं होती। तो मैंने एक यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है, गुण या तथ्य।
ठीक। सबसे बड़ी बात कि विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज किसने की, तो वो किए थे मैक्सवेल। ठीक। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, यह किस चीज की बनी होती है, तो फोटॉन की बनी होती है, बहुत छोटी कण है और इसे ऊर्जा का बंडल भी कहा जाता है। दूसरा फैक्ट देखते हैं, तीसरा, इसकी चाल यानी विद्युत चुंबकीय की चाल प्रकाश के चाल के बराबर होती है। तीसरा नोट है, यह उदासीन तरंग उदासीन होता है। तीसरा क्या है, इसमें ऊर्जा और संवेग दोनों होता है। ठीक। अब आते हैं कि भाई विद्युत चुंबकीय जो तरंग है कितने हैं, तो मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है, उसको ज़रा देख लेते हैं। पहला लिख दिया हम लोग ने गामा किरणें। ठीक। गामा किरणें की खोज किसने की, तो बेकुरेल ने। अब गामा किरणें का उपयोग किस चीज़ में किया जाता है, यही उपयोग ही ज़्यादा एग्जाम में आपका आता है, इसलिए थोड़ा सा इसको गौर से देखिएगा और याद भी कर लीजिएगा। गामा किरणें का उपयोग किस चीज़ में किया जाता है, तो वो किया जाता है नाभिकीय अभिक्रिया में। जैसे नाभिकीय अभिक्रिया, जैसे आप कह सकते हैं नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, तो ये सब में। और दूसरा कृत्रिम रेडियो सक्रियता बनाने में। जैसे रेडियो सक्रियता का मतलब होता है कोई तत्व स्वतः विखंडित होकर कुछ किरणें उत्सर्जित करते हैं, तो कोई तत्व स्वतः विखंडित हो जाता है, यहाँ पे क्या बनाया जा रहा है, कृत्रिम। अगला एक्स किरणें। एक्स किरणें का खोज किसने किया, तो रॉन्जन ने। और इस एक्स किरणें का उपयोग किस चीज़ में किया जाता है, तो चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है, औद्योगिक क्षेत्र में भी किया जाता है, जासूसी में भी किया जाता है। अगला देखते हैं परावैंगनिक किरणें। ठीक, यानी अल्ट्रा वायलेट, और इसकी खोज किसने की, तो रिटर ने। ठीक है, परावैंगनिक किरणों की खोज किसने की, तो रिटर ने। और इसका उपयोग किस चीज़ में किया जाता है, तो जीवाणुओं को नष्ट करने में। अगला देखते हैं दृश्य विकिरण। अब जैसे सूर्य की रोशनी है, बल्ब की रोशनी है, तो दृश्य विकिरण का जो स्रोत होता है वो कहाँ से है, तो सूर्य से है, ज्वाला से है और विद्युत बल्ब से है। इसकी खोज किसने की, तो न्यूटन ने। और इसका काम क्या आता है, तो भाई वस्तु को देखने के लिए इसका उपयोग ये हम लोग करते हैं। अगला है औरक। औ मतलब इन और रक मतलब लाल, तो औरक मतलब हो गया इंफ्रारेड किरणें। इसकी खोज किसने की, तो इनकी खोज हर्शेल ने की। ठीक, थोड़ा सा मिट गया है, हर्शेल ने की। अब औरक किरणों का उपयोग किस चीज़ में किया जाता है, तो मैं कहूँगा कि इसको जरूर याद कीजिएगा, वीवीआई है। कोहरे में चूंकि वेदन क्षमता अधिक होती है, इसलिए इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने में किया जाता है। दूसरा टीवी के रिमोट में किया जाता है और रोगी के सिकाई में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला आते हैं लघु तरंग। लघु मतलब हो गया माइक्रोवेव, तरंग मतलब वेव। इसकी खोज किसने की, हटर्स ने की। ठीक, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए। और इसका उपयोग किस चीज़ में किया जाता है, तो टीवी में, रेडियो में और टेलीफोन में। अगला है दीर्घ रेडियो वेव। इसे वायरलेस तरंग भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज की थी मार्कोनी ने। और इसका उपयोग किस चीज़ में होता है, तो टीवी और रेडियो में। दूसरा दोस्तों एक चीज़ और भी है, जिस किरणों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसकी आवृत्ति कम होगी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्घ्य देख रहे हैं आप, किसका है, तो इसका है। और इसकी आवृत्ति कैसी होगी, कम होगी। यानी तरंग दैर्घ्य अधिक और आवृत्ति कम। और गामा किरणें की तरंग दैर्घ्य कम है, इसकी आवृत्ति कैसी होगी, ज़्यादा होगी। तो यही है आपका फैक्ट, जरूर देख लीजिएगा। और बार बार कहा जाता है सर थोड़ा सा हट जाइएगा ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए। मैं लास्ट में हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा आपसे, स्क्रीनशॉट हुआ शॉर्ट टर्म में, क्या फिट से क्लिक किया और आपका ये हो गया। मैं कहूँगा कि आप इसको देखिए, इसको लिखिए, लिखने से ज़्यादा याद होता है। ठीक है, जय हिंद।